दोस्तों डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, आरएलसी सीरीज सर्किट, आरएलसी सीरीज रेजोनेंस। आज इस तीन टॉपिक का हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। अगर समय बचा तो और भी इससे आगे का भी स्टडी किया जाएगा। तो यहाँ पे आपके सबसे पहले हम बताना चाहेंगे पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे, जैसे हमने कल बहुत अच्छे से डिस्कस किया था पावर फैक्टर के बारे में, आज हम बात करेंगे पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट होता क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं शक्ति गुणांक संशोधन। शक्ति गुणांक में सुधार, या शक्ति गुणांक सुधार कहिए या संशोधन कहिए, ठीक है। आज हम देखेंगे कि पावर फैक्टर अगर मान लीजिए सर्किट में कम हो गया, पावर फैक्टर सर्किट में अगर कम हो जाता है, जैसे हमने प्रीवियसली आपको बताया था कि जो एक्टिव पावर होता है VI cos फाई होता है, तो यहाँ cos फाई की जो वैल्यू आती है वो P/VI होता है, और इसमें P/V एक क्या है, कांस्टेंट होता है। दोस्तों आप अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि हर मशीन पे वोल्टेज और पावर रेटिंग लिखी होती है, वो अपने आप में फिक्स होता है। यानी कि जो cos फाई होता है दोस्तों, वो क्या होता है, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर पावर फैक्टर लो हुआ तो सर्किट में करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। सर्किट में जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा ना कि उसमें पावर लॉस, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज रेगुलेशन पुअर, लो इफिशियंसी, ठीक है, ऐसे डिफरेंट तरीके से हाई केवीए रेटिंग, ठीक है। फिर साइज ऑफ मशीन, ठीक है, साइज और ओवरऑल कास्ट, ठीक है, ओवरऑल कास्ट सब क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जो हमारे लिए हर प्रकार से क्या है, नुकसान है दोस्तों, सब बढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, हमारे लिए ये चीज होना क्या है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो सर्किट में अगर इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है तो इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, इसको कैसे हम डोमिनेट करेंगे दोस्तों, इसी के बारे में हम बात करने चल रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, हम इसी के विषय में क्या करने चल रहे हैं दोस्तों, डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हम पावर फैक्टर में इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम कैसे पावर फैक्टर का हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। इसको हम रिमूव करते हैं। हमारा जो आज की टॉपिक है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, हम इसी पर क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा आपको क्या दिखेंगे, इंडस्ट्री में जब आप एंटर करेंगे किसी इंडस्ट्री में तो सबसे ज्यादा आपको क्या दिखेंगे, सबसे ज्यादा आपको मोटर दिखेंगे। अब मोटर अपने आप में क्या है, इंडक्टिव लोड है। तो मान लीजिए जहां हमें हाई सप्लाई की जरूरत पड़ती है वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया में ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। इंडस्ट्रियल एरिया में होता क्या है, सबसे ज्यादा इंडक्टिव लोड होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मोटर होता है। मोटर क्यों होता है, क्योंकि उनको प्रोडक्शन करना होता है, मोटर से प्रोडक्शन होना है, मोटर से साफ चलेगा, साफ से मशीनें चलेंगी, जिससे आपका प्रोडक्शन होगा, तो ज्यादा क्या होंगी, मोटर ही होंगी। अब मोटर में होता क्या है, इंडक्टिव कॉइल होता है, और प्योर तो होता नहीं है इंडक्टर, उसमें कुछ क्या होते हैं दोस्तों, रेसिस्टेंस भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, लेकिन इंडक्टेंस उसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज से मान लीजिए हमने इसे क्या कर दिया, इंडक्टिव लोड को कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए इसके क्रॉस जो टोटल वोल्टेज है ना दोस्तों, वो मान लीजिए V है, ये आपका L है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये आपका मान लीजिए ये आपका वोल्टेज है V, ठीक है। यहाँ पे करंट, जो भी करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है वो क्या होगी, लगभग 90 डिग्री लैग करेगी। लगभग यहाँ पे जो भी करंट फ्लो हो रही है वो क्या हो रही है, मान लीजिए IL लोड करंट IL फ्लो हो रही है, तो वो क्या होगी, लगभग 90 डिग्री लोड लैग करेगी। अगर ये रेसिस्टेंस नहीं होता तो पूरा 90 डिग्री लैग करती, क्योंकि कॉइल में कुछ रेसिस्टेंस भी होता तो इसको निकाल के हमने अलग रख दिया है, कॉइल प्योर होता नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल की वैल्यू, यहाँ पे फाई की वैल्यू ज्यादा हो गई तो cos फाई की वैल्यू कम हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि हमने बताया था जब एंगल की वैल्यू ज्यादा होती है तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? हमने बताया था cos 0 का मान मैक्सिमम होता है लेकिन cos 90 का मान 0 होता है। इसका मतलब एंगल बढ़ने से रिजल्ट क्या होता है, कम होता जाता है cos के केस में। ठीक है, तो हम एंगल यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया, एंगल बढ़ गया तो पावर फैक्टर कम हो गया, पावर फैक्टर कम हो गया तो करंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, लॉसेस बहुत ज्यादा होने लगते हैं, रेटिंग बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आने लगती है, कास्ट भी ज्यादा आने लगती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम होने लगते हैं। तो यहाँ इस पावर फैक्टर को हम इम्प्रूव करने के लिए दोस्तों करते क्या है, इंडक्टर का दुश्मन होता है कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर का दुश्मन होता है इंडक्टर। तो इसके पैरेलल में हम क्या लगा देते हैं, इसके पैरेलल में दोस्तों हम लगा देते हैं एक कैपेसिटर। इसके पैरेलल में क्या लगा देते हैं, इसके पैरेलल में हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, अब जो सप्लाई करंट आई है तो IL तो फ्लो होगी लेकिन यहाँ पे IC भी फ्लो होगी। अब सप्लाई वोल्टेज इन दोनों के क्रॉस होगा। मान लीजिए जो Vm sin ओमेगा t जो भी हो इसे सप्लाई किया होगा, अब ये दोनों के क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, दोनों के क्रॉस हो जाएगा। तो अब हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पे अब क्या देखेंगे कि यहाँ पे अब ये करंट IC भी फ्लो हो रही है जो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करेगी, लीड करेगी। वोल्टेज से क्या करेगी, 90 डिग्री ये करंट क्या करेगी, लीड करेगी। और ये आपका लैग करने वाला करंट तो ये है IL। ठीक है, यानी कि जो आपकी जो ये सप्लाई करंट है वो सप्लाई करंट इस IC और IL का क्या है, रिजल्टेंट है। इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है ना, IC का और IL का क्या है, रिजल्टेंट है I, क्योंकि दोनों में फ्लो हो रही है। तो मान लीजिए इनके बीच का रिजल्टेंट I यहाँ से हमने रिप्रेजेंट कर दिया और इसको हम रेक्टेंगुलर से इसको चतुर्भुज से हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, ध्यान से देखना है इस बात को, हमें क्या मिला। ये आपकी सप्लाई करंट हो गई और ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका मान लीजिए स्टार्टिंग में करंट क्या था, फाई था, लेकिन अब हम देखेंगे तो ये जो एंगल है वोल्टेज और करंट के बीच का वो क्या हो गया, φ1 हो गया। क्या हो गया, ये φ1 हो गया। यानी कि अब जैसे हमने कैपेसिटर के बीच में ऐड किया तो एंगल क्या हुआ, यहाँ पे क्या देखेंगे, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यानी कि यहाँ पे जो अगर हम एंगल की बात कर रहे हैं तो φ1 क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। φ1 क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, जिससे cos फाई की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, बढ़ गई। और cos फाई की वैल्यू बढ़ने से हमारा पावर फैक्टर क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में कंडेंसर लगा देते हैं, लोड के पैरेलल में कैपेसिटर लगा देते हैं, जिससे पावर फैक्टर क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि छोटे स्तर पे तो ये काम कर लिया, लेकिन जहाँ 1000 वोल्ट की सप्लाई है वहाँ पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव करते हैं, तो वहाँ पे इस कैपेसिटर के जगह पे हम नो लोड पे सिंक्रोनस मोटर लगाते हैं हाई एक्साइटेशन स्थिति में। वो सिर्फ वो जो पावर होती है ना, वो सिंक्रोनस मोटर होती है उस कंडीशन में, किस कंडीशन में, नो लोड पे हाई एक्साइटेशन के कंडीशन में एक कंडेंसर का काम करने लगती है। क्या करती है, एक कंडेंसर का काम करने लगती है। ध्यान देना इस बात को, कंडेंसर का काम करने लगती है। ठीक है, जिससे उसको हम ट्रांसमिशन लाइन में चाहे हाई वोल्टेज के केस में यूज कर लेते हैं, तो पावर फैक्टर का इम्प्रूव करने के भी काम में आती है दोस्तों। तो पावर फैक्टर इम्प्रूव में आप एक फिगर बना लेंगे। इस फिगर बनाने के बाद लिख देंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे, जब कैपेसिटर को लोड के क्रॉस, किसके क्रॉस, लोड के क्रॉस, जब कैपेसिटर को लोड के क्रॉस जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जब कैपेसिटर को लोड के क्रॉस जोड़ते हैं तो होता क्या है, तो यहाँ लिखेंगे रिजल्टेंट करंट और सप्लाई वोल्टेज भी के बीच का एंगल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और सप्लाई वोल्टेज भी के बीच का एंगल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिससे पावर फैक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
जिससे पावर फैक्टर क्या हो जाता है, जिससे पावर फैक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे पावर फैक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पावर फैक्टर के बढ़ने से क्या होगा, बहुत सारे हमको लाभ मिलेंगे। पावर फैक्टर के बढ़ने से देखेंगे, पावर फैक्टर के बढ़ने से हमें निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। सारे लाभ के बारे में मैंने बता दिया, ध्यान दीजिएगा इस बात का। ठीक है, जब कैपेसिटर को लोड के क्रॉस जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट करंट I और सप्लाई वोल्टेज V के बीच का एंगल रिड्यूस हो जाता है, जिससे पावर फैक्टर क्या होता है, बढ़ जाता है। पावर फैक्टर बढ़ने से ये चीज यहाँ से, पावर फैक्टर बढ़ने से हमें निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। तो सारे लाभ का हमने चर्चा कर दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, अगर इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अब सारे लाभ के बारे में मैंने तो अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया है। यहाँ भी हम उसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं और सारे इसमें क्या लाभ हैं। ठीक है, हमने सारे लाभ के बारे में आपको इसके पहले ही लेक्चर में आपको हमने बता दिया है। ठीक है, क्या क्या लाभ इसमें होते हैं, इसको हमने पहले ही आपको क्या कर दिया दोस्तों, आगाह कर दिया है, बता दिया है। तो देखिए क्या क्या इससे एडवांटेज आपको मिल रहे हैं। सबसे पहले आपका I2R लॉस कम हो गया, वोल्टेज ड्रॉप कम हो गया, इफिशियंसी बढ़ गई है। तो सिंपल है, 3 लाइन को इसे लिख देंगे, I2R लॉस, IZ, फिर इफिशियंसी। ये क्या हो गया, दोनों कम हो गया, और ये क्या हो गया, बढ़ गया। ये दोनों I2R लॉस और आपका ये इम्पीडेंस दोनों क्या होंगे, कम हो गए, इफिशियंसी क्या हो गई, यहाँ पे बढ़ गई। ठीक है, फिर देखिए आपका कास्ट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। साइज क्या हो गया, साइज ऑफ कंडक्टर या मशीन, साइज ऑफ कंडक्टर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, ऐसे करके वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो गया, बेटर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लाभ आप कलम से लिख सकते हैं, जिसको प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो ये तो था दोस्तों पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, कि पावर फैक्टर अगर सर्किट में लो हो जाता है तो उसको कैसे इंप्रूव करते हैं, इसके बारे में मैंने फुल्ली एंड फाइनली डिस्कस किया। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक, RLC सीरीज सर्किट। हम देखते हैं कि ये RLC सीरीज सर्किट क्या है, ये होता क्या है, इसके बारे में हम चलते हैं क्या करने, डिस्कस करने। RLC सीरीज सर्किट, हम क्या बात करने चल रहे हैं, RLC सीरीज सर्किट। RLC सीरीज सर्किट, इसको हिंदी में भी यही बात कहते हैं, RLC सीरीज सर्किट। RLC सीरीज सर्किट मतलब ऐसी सर्किट जिसमें R, L और C तीनों सीरीज में कनेक्ट हो। RLC तीनों क्या हो, सीरीज में कनेक्ट हो दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए इनके क्रॉस वोल्टेज VR है, इनके क्रॉस वोल्टेज आपका क्या है, मान लीजिए VL है, और इनके क्रॉस जो वोल्टेज है मान लीजिए क्या है, वो इनके क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, VC है। ठीक है, ये आपका करंट है, ये आपका VR है। ठीक है, ये आपका क्या है, VR। ये V = VM sin है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, I। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके सामने है। ठीक है, सारी बातें आपके सामने है, प्रेजेंट है। V = VM sin RLC या VLVC, मान लीजिए इनके क्रॉस के क्या, ये वोल्टेज है। ठीक है, तो इनके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इनका फेजर डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फेजर डायग्राम। ये हम लिखेंगे, माना ठीक है, वह सर्किट जिसमें रेसिस्टेंस इंडक्टर, यहाँ पे रेसिस्टेंस न लिख करके रेसिस्टर लिखना चाहिए। ठीक है,
वह सर्किट जिसमें रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, क्या कैपेसिटर सप्लाई के साथ, सप्लाई वोल्टेज के क्रॉस, किसके सप्लाई वोल्टेज के क्रॉस सीरीज में जुड़े होते हैं। कैसे में? सीरीज में जुड़े होते हैं, सीरीज में जुड़े होते हैं। ठीक है, वह सर्किट इसमें रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर सप्लाई वोल्टेज के क्रॉस सीरीज में जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं? आरएलसी सीरीज सर्किट कहलाते हैं। आरएलसी सीरीज सर्किट कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका छोटा मोटा डिफिनीशन। ठीक है, सीरीज सर्किट कहलाते हैं जैसा कि निम्न चित्र में दिखाया गया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लिखिए, जैसा कि उपरोक्त चित्र में, हमारे लिए उपरोक्त है, जैसा कि उपरोक्त चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, दिखाया गया है। ये हो गया आपका आरएलसी सीरीज सर्किट के बारे में। अब इसका हम पहले फेजर डायग्राम बना लेते हैं। क्या बनाएंगे? फेजर डायग्राम। फिर इससे रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी सारी बातों को हम बारी बारी से क्या करेंगे? लिखेंगे। अब यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज मान लीजिए ये आपका V है, तो VR इसके ही फेज में होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका VC, ये आपका पूरा VL होगा। VR की बात ना कर लें, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? ये मान लीजिए टोटल करंट आई है, तो ये आपका VR हो गया करंट से। ये आपका क्या है? वोल्टेज। यहाँ मान लीजिए करंट आई है तो VR इसके फेज में होगा। ये सप्लाई करंट आई है मान लीजिए, जिसको हमने इसको 90 डिग्री पे ले लिया। तो ये बताइए ये करंट इंडक्टिव वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करेगा? पीछे रहेगा। 90 डिग्री पीछे रहेगा इंडक्टिव वोल्टेज से। जो VL है, जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है VL, उससे क्या होगा? ये सप्लाई करंट 90 डिग्री क्या रहेगी? पीछे रहेगी। तो पूरा का पूरा VL हो गया। और ये आपका VC से 90 डिग्री आगे रहेगी, तो पूरा का पूरा क्या हो गया? VC हो गया। तो हम क्या करेंगे? जितनी दूरी यहाँ पे है VC, उसको ऊपर हम क्या कर लेंगे दोस्तों? काट लेंगे। ठीक है, ऊपर हम क्या करेंगे? इसको काट लेंगे। मान लीजिए कि ये आपका ऊपर से नीचे तक पूरा आपका क्या है? VL। ये आपका VL, और हमने इतनी दूरी क्या कर लिया? VC को ले लिया एक जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा? VL माइनस VC हो जाएगा। इस VC को हमने ऊपर ले लिया। ठीक है, क्या क्यों ले लिया? जितना डिस्टेंस नीचे उतना डिस्टेंस ऊपर ले लिया। क्यों? क्योंकि हमें इनका रिजल्टेंट निकालना था। तो यहाँ VL, VC, VR तीनों मिल गए, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये आपके VR हो गया, ये आपका VL माइनस VC हुआ, तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। ये क्या होगा? I इंटू जेड। मान लीजिए एंगल क्या है? ये फाई है। ठीक है, तो हमने कुछ नया नहीं किया, वही पुरानी बात है। करंट से इसको 90 डिग्री लीड करा गया, ये करंट इस वोल्टेज से 90 डिग्री लैग हो गया। VC को ऊपर हमने काट दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा VL ही था, और VL में से हमने क्या कर दिया? VC को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे मिला क्या? VL माइनस VC। इनका रिजल्टेंट इसके बीच में दिख गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेजर डायग्राम के अनुसार हम बहुत सारी बातों को यहाँ पे क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो हम फेजर डायग्राम देख करके एक एक टर्म्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको अब एक एक टर्म को लिखना आरंभ करते हैं। जितनी भी बातें हैं इससे रिलेटेड सब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों? डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड जितने भी बातें हैं उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस को क्या कहते हैं हम? हिंदी में प्रेरणिक प्रतिघात। क्या कहते हैं? प्रेरणिक प्रतिघात। ये मान लीजिए जो भी। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर एक्सएल की बात करें तो क्या होगा? ओमेगा एल यानी कि 2
2πfl। यहाँ पे आपका एक्सएल कहाँ पे है, यहाँ पर VL है तो एक्सएल भी यहीं पे होगा, यानी कि पॉजिटिव जे के साथ है, क्योंकि हमने बताया था न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस जे फिर -1 फिर माइनस जे, यहाँ पे था ना, यहाँ पे था प्लस जे के साथ है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम जे ओमेगा एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, जे ओमेगा एल भी लिख सकते हैं। इसी चीज को ध्यान रखना है, जे के साथ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक्सएल अगर कहीं है तो जे एक्सएल या जे ओमेगा एल ऐसे करके इसको हम लिख सकते हैं। दूसरी बात हम बात करते हैं किसके विषय में, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, XC = -JXC। क्या होगा, -JXC, क्योंकि ये XC आपका -J पर है, किस पर है, -J पे। तो अगर इसी बात को हम ऐसे लिखना चाहें -JXC, ऊपर J का गुणा नीचे भी J का गुणा, तो ऊपर क्या हो जाएगा -J²XC/J, यानी कि यहाँ पे आपका J² का मान क्या होता है -1, तो यहाँ पे XC अपन क्या हो जाएगा, J हो जाएगा, यानी कि इसी चीज को लिख सकते हैं कि 1/J। XC = होता क्या है, XC = होता क्या है, XC = होता है 1/2πfc या 1/ωc। तो यहाँ से आपका जो फाइनली रिजल्ट आएगा उसको आप लिख सकते हैं J के फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ J। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ J। तो XC = क्या हुआ, 1/J⍵c, ये भी आप लिख सकते हैं इस बात को। ठीक है, XC = 1/J⍵c। अगर रिप्रेजेंट करना है कहीं XC को तो -JXC या 1/J⍵c, ऐसे करके हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सब न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी बहुत भयानक यूज होने वाली है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब सारे वोल्टेजों को देख लेते हैं कि सारे वोल्टेज जो यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं वो वोल्टेज क्या हैं। जे के फॉर्म में आपने देखा सारी बातों को। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे वोल्टेजेस के बारे में जो हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है। जैसे हम बात करें वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सएल। क्या कहते हैं दोस्तों, एक्सएल। तो ये आपका एक्सएल हो गया, VL सॉरी क्या है, VL। तो VL = क्या होगा, I × XL, क्योंकि हमेशा जो वोल्टेज होता है करंट इनटू रेसिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे करंट I हो गया, रेसिस्टेंस क्या हो गया, XL हो गया, तो I × क्या हो गया, XL हो गया। ठीक है, फिर देखिए वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज मान लीजिए अगर VC जाननी है तो क्या होगा, I × XC। अगर यहाँ XL की हम बात कर रहे हैं तो I × XL क्या होगा, J⍵L, यानी कि J⍵L × I, ऐसे भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, I/J⍵c, ये आपका VC हो गया। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हो गया, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हो गया। वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर भी देख लेते हैं। वोल्टेज इसको हम VC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम VL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर की। रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम मेंशन करें, यानी कि VR, सीधे करंट इनटू रेसिस्टेंस I × R हो जाएगा। सब किसमें है, वोल्ट में, सब किसमें है, वोल्ट में, किसमें है, वोल्ट में। ये भी वोल्ट, ये भी वोल्ट और ये भी आपका वोल्ट, सब वोल्ट में है। ठीक है, ये तो हो गया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर। अब हम बात कर लेते हैं इम्पीडेंस। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो हमने फार्मूला लिखा था उसका मतलब क्या है, वो XC और XL इज नथिंग सिंपली रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर रिस्पेक्टिवली। जो आपका आपने XL और XC पढ़ा है वो इंडक्टर और कैपेसिटर का क्या है, रेसिस्टेंस है।
क्योंकि इंडक्टर कैपेसिटर में कुछ अशुद्धियां होती हैं जिसकी वजह से वो अपना काम करने के साथ साथ धारा के प्रवाह में एक विरोध भी क्रिएट करता है। यानी कि जब आपका रेसिस्टर करेगा तो रेसिस्टेंस, इंडक्टर करेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर करेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेंगे वो रिएक्टेंस होते हैं इन द केस ऑफ एसी। ठीक है, डीसी में तो केवल रेसिस्टेंस से वर्क करता है। तो ये हो गया आपका सारे तीनों के क्रॉस क्या हो गया, वोल्टेजेस हो गया। अब हम बात कर लेते हैं फाइनली इम्पीडेंस का। तो इम्पीडेंस क्या होता है, जब सर्किट में आपका तीनों काम करते हैं, जैसे आपके सर्किट में मान लीजिए इंडक्टिव रिएक्टेंस काम कर रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस काम कर रहा है, रेसिस्टेंस काम कर रहा है, जब सब सर्किट में काम कर रहे हैं तो उनका एक परिणामी वर्क करता है, ये उनका परिणामी वर्क करता है जिसको इम्पीडेंस कहते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, प्रतिबाधा। क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। तो देखिए ये क्या होता है। ठीक है, इट इज नथिंग सिंपली रिजल्टेंट ऑफ आर एक्सएल एंड एक्ससी। पे लिख सकते हैं रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस, और किसके, रिएक्टेंस। रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस के रिजल्टेंट को, किसको, रिजल्टेंट को क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस जेड कहते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस के रिजल्टेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस जेड कहते हैं। तो इम्पीडेंस जैसे इसके लिख देंगे। फिर ये भी चूंकि एक प्रतिरोध ही है तो इसका भी मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है दोस्तों। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो जेड इक्वल टू हम देखेंगे तो कैसे ये मिलेगा जेड, तो यहाँ से सप्लाई वोल्टेज भी हम निकालेंगे, सप्लाई वोल्टेज भी हम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल डिफरेंस वी सी का होल स्क्वायर। अगर हम वी की बात करें तो क्या होगा, आई इंटू जेड, टोटल सप्लाई करंट आई, इम्पीडेंस जेड। और यहाँ हम देखेंगे तो क्या होगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे आई इंटू एक्सएल डिफरेंस आई इंटू एक्सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आई स्क्वायर बाहर कर लीजिए तो आई बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, फिर एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर। आई से आई कैंसिल हो गया, जेड इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका जेड इम्पीडेंस। ठीक, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये इम्पीडेंस हो गया। इसका भी मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इस प्रकार आपने क्या देखा कि इम्पीडेंस, रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों का एक क्या है, रिजल्टेंट है। ठीक है, वो होता है इम्पीडेंस मात्रक। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम बात आगे कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे देख लेते हैं। अभी नहीं, अभी कुछ और भी टर्मिनोलॉजी है, इनको जानना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया इम्पीडेंस। तो अब देखते हैं अगर हमें सप्लाई करंट को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, सप्लाई करंट को अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फिर पावर फैक्टर एंगल के भी बारे में हम देख लेंगे दोस्तों। ये सब बातें हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आरएलसी सीरीज सर्किट आपके लिए क्या हो जाए दोस्तों, आसान हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं सप्लाई करंट, सप्लाई करंट, तो सप्लाई करंट क्या होगा आपका आई, ये क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज इनटू टोटल रेजिस्टेंस वी अपॉन जेड। तो ये हो जाएगा सप्लाई करंट वी अपॉन जेड हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, पावर फैक्टर एंगल की अगर हम बात करें तो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, तो इसके लिए हम पहले tan फाई निकालते हैं। क्या निकालते हैं, tan फाई। तो tan फाई बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, साइन का स्टैंड, लाल बटे कक्का से जाने, लंब बटे आधार, सॉरी क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब क्या है आपका देख लीजिए, वी एल माइनस वी सी। क्या है, वी एल माइनस वी सी। आधार क्या है, वी आर है। ये है आपका क्या, tan फाई। वी एल क्या है, आई इंटू एक्स एल डिफरेंस आई इंटू एक्स सी अपॉन आई इंटू आर। तो ऊपर आई कॉमन ले लीजिए तो एक्स एल डिफरेंस एक्स सी
डिफरेंस नहीं है, माइनस है। और फिर यहाँ पे क्या है, आई इंटू आर, आई से आई कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अगर फाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन क्या हो गया, आर हो गया। तो ये हो गया आपका फाई। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका फाई। तो ये फाई की वैल्यू जो आपके सामने निकल के आई है, यहीं से हम पावर फैक्टर को भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम पावर फैक्टर कास फाई की बात करें तो ये पूरा कास के आगे आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी अपन आर। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया आपका पावर फैक्टर कास फाई की वैल्यू। इस प्रकार से जितने भी टर्मिनोलॉजीज थे जो आपके आरएलसी सीरीज सर्किट से बिलोंग करते थे, मैंने सारी बातों को यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है आरएलसी रिजोनेंस। तो ये आरएलसी रिजोनेंस होता क्या है, रिजोनेंस जिसको हम हिंदी में अनुनाद करते हैं, जिसको आप शुरू से ही पढ़ते आए हैं। हम इस अनुनाद को यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे। इस अनुनाद का यहाँ पे हम अच्छे तरीके से क्लियरिफाई करेंगे कि यह अनुनाद इन रियल में होता क्या है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम आपको ये बताने कि ये रिजोनेंस क्या है और ये होता क्या है। ठीक है, तो हम रिजोनेंस के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। आरएलसी सीरीज रिजोनेंस ये क्या होता है, आरएलसी सीरीज रिजोनेंस हम इस पर क्या करने चल रहे हैं दोस्तों, विचार करने चल रहे हैं। ठीक है, हम बात करने चल रहे हैं किसके बारे में, आरएलसी सीरीज रिजोनेंस के विषय में। आरएलसी सीरीज रिजोनेंस, जैसे अभी अभी हमने आरएलसी सीरीज सर्किट के बारे में आपके सामने लिखा है। ये आर था, ये एल था, ये आपका सी था, ये आर, ये एल, ये आपका सी। ये आपका सप्लाई वोल्टेज क्या था, भी था, भी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, और इसकी वजह से इसमें करंट क्या फ्लो हो रही थी, आई करंट फ्लो हो रही थी। ये बताइए, ये ओमेगा मतलब वी एम इक्वल टू साइन 2π/ft। अगर इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम लगातार बढ़ाते जाते हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर हम लगातार बढ़ाएं या घटाएं, तो एक ऐसा फ्रीक्वेंसी मिलता है हमको जहां पे आपको ओमेगा एल और ओमेगा सी बराबर हो जाते हैं। अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को वेरी करें तो ऐसा भी एक समय आ जाता है यहाँ पे ये मान लीजिए वी आर है और ये आपका मान लीजिए वी एल है, ये मान लीजिए आपका क्या है, वी सी है। ठीक है, तो हम जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं दोस्तों, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी आ जाता है जिस पर VL और VC बराबर हो जाते हैं। इस फ्रीक्वेंसी को हम रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इस घटना को अनुनाद कहते हैं। ठीक है, आरएलसी सीरीज अनुनाद, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, आरएलसी सीरीज इसको हिंदी में लिखना था श्रेणी अनुनाद या वोल्टेज अनुनाद। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, श्रेणी अनुनाद, श्रेणी अनुनाद या वोल्टेज अनुनाद। क्या कहते हैं, सीरीज अनुनाद या वोल्टेज अनुनाद। ठीक है, श्रेणी अनुनाद या वोल्टेज अनुनाद। तो ये है आपका सीरीज रिजोनेंस या वोल्टेज रिजोनेंस। तो इस क्या है, इस घटने का क्या नाम है, क्या इसको कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाता है, चेंज मतलब परिवर्तित किया जाता है, को चेंज किया जाता है, जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाता है तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, ध्यान देना है इस बात को, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है, क्या होती है, प्राप्त होती है जिस पर सप्लाई वोल्टेज, जिस पर इंडक्टिव वोल्टेज और जिस पर
इंडक्टिव वोल्टेज VL और कैपेसिटिव वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज बेटा, कैपेसिटिव वोल्टेज। कौन सा कैपेसिटिव वोल्टेज मतलब VC क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो इस फेनोमेना को क्या करते हैं, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं हम, रिजोनेंस करते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रिजोनेंस करते हैं, रिजोनेंस करते हैं। इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, रिजोनेंस करते हैं। और इस आवृत्ति को और इस फ्रीक्वेंसी को जिस पर ये घटना होती है, और इस यहाँ पे लिख देंगे, और इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजोनेंस, इस फ्रीक्वेंसी को रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाता है तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है जिस पर इंडक्टिव वोल्टेज VL और कैपेसिटिव वोल्टेज VC इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, इस फेनोमेना को रिजोनेंस और इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं हम, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू रिजोनेंस फेनोमेना, रिजोनेंस के अनुसार आपका जो VL होता है VC के क्या हो जाता है बराबर, किस फ्रीक्वेंसी पर, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, IXL इंटू IXC, जो अभी अभी हमने पढ़ा है। तो I से I कैंसिल, यानी कि IX यहाँ पे क्या है आपका, XL इक्वल टू XC। तो यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यहाँ भी आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी क्या होगी, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि ये जो घटना घटित हो रही है किस पर हो रही है, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो रही है। तो हम इसको यहाँ से क्या कर लेते हैं, पहले रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। फिर ये जो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है इसकी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे गणना कर लेंगे। फिर इससे रिलेटेड जो भी कर्व है उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आपका 2πf_r का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपस में दोनों का गुणा हो रहा है, तो LC हो जाएगा इक्वल टू 1, यानी कि 2πf_r का होल स्क्वायर। LC को उधर भेज देंगे तो 1/LC हो जाएगा। 2πf_r स्क्वायर उधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से अगर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 1.2π1/LC, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि ये आपकी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला निकल के आया है, F इक्वल टू 1/2π√1/LC। ठीक है, तो यही क्या है आपकी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ लिखेंगे यही क्या है आपकी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यही रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का क्या है फार्मूला। ठीक है, जो परिपथ इस फ्रीक्वेंसी को इजीली प्राप्त कर लेता है, इजीली मतलब आसानी से, इजीली प्राप्त कर लेता है, उस परिपथ की, ध्यान देना है, उस परिपथ मतलब सर्किट, उस परिपथ की सिलेक्टिविटी, क्या सिलेक्टिविटी बेटर होती है। ठीक है, अर्थात क्या, सिलेक्टिविटी जो होती है ना, सिलेक्टिविटी बैंडविड्थ के क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। ध्यान देना इस बात। कोई सर्किट है जो इस रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी को आसानी से प्राप्त कर ले रही है, बिना परेशान किए प्राप्त कर ले रही है, उसको हम क्या कहेंगे, उसकी सिलेक्टिविटी क्या कहेंगे, ये मानेंगे उसकी सिलेक्टिविटी, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, बेस्ट है। बैंडविड्थ ज्यादा होगा कर्व में तो सिलेक्टिविटी घटेगी। कैसे, अभी मैं आपको दिखा लूंगा। जैसे 91.9 ये आपका रेडियो मंत्रा
मंत्रा क्या गोरखपुर का चैनल था, जो भी हो चल रहा था, तो 91.9 ये रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी पर वो सिग्नल क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, और उस पर आपकी चीजें एक्टिवेट हो जाएगी। इससे आगे और पीछे में ये चीजें नहीं होंगी। तो हम चलते हैं, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व के संबंध में। तो फ्रीक्वेंसी कर्व दोस्तों होता क्या है और उसको कैसे खींचा जाता है, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व अब देखते हैं। उसी से रिलेटेड जो आपका सर्किट है, सर्किट कैसे डिजाइन किए जाते हैं उसको भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज नोन एज फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है हम देखते हैं। सीरीज रिजोनेंस आपने देख लिया कि इस कंडीशन में क्या होता है कि जब फ्रीक्वेंसी ऐसी मिलती है कि VL और VC जो है क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, रिजोनेंस। नोट यहाँ नोट पॉइंट करके जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। रिजोनेंस की घटना में जरूर लिख लेना है, रिजोनेंस के घटना में क्या होता है, करंट की वैल्यू, रिजोनेंस की घटना में करंट की वैल्यू क्या होती है, अधिकतम हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। इससे होता क्या है, जिससे इंडक्टर और कैपेसिटर के एक क्रॉस जो वोल्टेज होता है ना, इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ये क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो सर्किट है, ठीक है, रिजोनेंस, सीरीज रिजोनेंस क्या मैग्नीफाई करता है, वोल्टेज मैग्नीफाई करता है, जिससे इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और ये क्या करता है, और ये वोल्टेज को क्या करता है, मैग्नीफाई करता है, और ये वोल्टेज को क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए इसको वोल्टेज रिजोनेंस या वोल्टेज रिजोनेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टेज रिजोनेंस भी कहते हैं। क्योंकि इसमें वोल्टेज क्या होता है, मैग्नीफाई होता है ड्यू टू मैक्सिमम करंट। रिजोनेंस की घटना में करंट की वैल्यू अधिकतम हो जाती है, जैसे इंडक्टर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज हाई हो जाता है, और ये वोल्टेज को मैग्नीफाई करता है, इसलिए इसको वोल्टेज रिजोनेंस भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इतनी सारी बातें हैं। अब इस कंडीशन में हम पावर फैक्टर देखें, नोट पॉइंट 2 में अगर हम देखेंगे, मतलब पावर फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे इन रिजोनेंस के कंडीशन में ये जो पावर फैक्टर है इसका क्या वैल्यू हो जाती है, इसकी क्या अहमियत हो जाती है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो पावर फैक्टर अगर इसको हमें देखना है तो यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे करंट आई था जिसके क्रॉस वोल्टेज भी, ये आपका क्या था, VL था, और यहाँ पे ये क्या था आपका VC था। तो यहाँ पे आप पढ़े हैं tan phi इज इक्वल टू एक्सएल डिफरेंस XC अपन R, ये दोनों तो बराबर हो गए, 0 अपन R के हो गए 0। तो tan phi इज इक्वल टू 0, यानी कि tan 0 का मान होता है, phi की वैल्यू क्या मिली, 0। तो पावर फैक्टर आप जानते हैं cos phi, तो cos phi यानी कि cos 0 का मान 1, यानी कि इस समय जो आपका पावर फैक्टर हो गया वो क्या हो गया, यूनिटी हो गया, ठीक है। तो हम देखेंगे, ठीक है, इस कंडीशन में पावर फैक्टर क्या हो जाता है, यूनिटी हो जाता है। यूनिटी किस केस में होता है, रेसिस्टिव के केस में, अर्थात सर्किट रेसिस्टिव, अर्थात सर्किट आपकी क्या कहलाती है, रेसिस्टिव हो जाती है। ध्यान देना, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के कंडीशन में पावर फैक्टर यूनिटी हो जाने से सर्किट क्या हो जाती है, रेसिस्टिव हो जाती है, ठीक है।
अगर हम देखें नोट पॉइंट 3 में, हम देखें नोट 3 में सप्लाई वोल्टेज का क्या हाल होता है रिजोनेंस के कंडीशन में। सप्लाई वोल्टेज के अगर हाल देखेंगे तो V इक्वल टू क्या होता है, VR स्क्वायर, ठीक है, VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर। ये दोनों चीजें बराबर हैं तो ये VR के बराबर होगा, ये I इंटू जेड अपन I इंटू आर, तो I से I कैंसिल हो गया तो R हो गया जेड। यानी कि जो आपका इम्पीडेंस हुआ करता था, जो आपका इम्पीडेंस जेड कि जो आर और एक्सएल का रिजल्टेंट हुआ करता था, अब वो कम होकर के किसके बराबर हो जाता है, रेसिस्टेंस के बराबर हो जाता है। यहाँ लिखेंगे जेड कम होकर किसके बराबर हो जाता है, रेसिस्टेंस के बराबर हो जाता है, रेसिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो इतनी सारी घटनाएं आपकी रिजोनेंस के केस में घटित होती हैं, जिसको हम एक बार में भी समराइज कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सीरीज रिजोनेंस या वोल्टेज रिजोनेंस, ठीक है। तो ये सीरीज रिजोनेंस हो गया, इसको हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया दोस्तों। तो रिजोनेंस को यहाँ पे हम समराइज कर लेते हैं। रिजोनेंस जो भी अभी हमने देखा, इसमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं, जिसमें पावर फैक्टर सबसे पहले क्या हो जाता है, यूनिटी हो जाता है। सर्किट आपकी क्या हो जाती है, रेसिस्टिव हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, रेसिस्टिव हो जाती है। और इसमें जो आपका इम्पीडेंस होता है ना, इम्पीडेंस यानी कि जेड की वैल्यू आर के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी कि इम्पीडेंस क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। इम्पीडेंस मिनिमम, तो वोल्टेज क्या होता है, तो करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम। सप्लाई वोल्टेज क्या हो जाती है, सप्लाई करंट क्या हो जाती है, मैक्सिमम। तो आपका वोल्टेज VL और VC भी क्या हो जाते हैं, मैक्सिमम हो जाते हैं। तो आपका ये जो रिजोनेंस है वो मैग्नीफाई क्या करती है, मैग्नीफाई की अगर हम बात करें तो मैग्नीफाई क्या करती है, वोल्टेज करती है, ठीक है। इसका इसीलिए अदर नाम भी क्या है, इसका अदर नेम, इसका अदर नेम क्या है, वोल्टेज रिजोनेंस। अदर नेम क्या है, वोल्टेज रिजोनेंस, ठीक है। तो ये हो गया इससे रिलेटेड सारी बातें एक जगह पे। जब रिजोनेंस BLC RLC सीरीज सर्किट में रिजोनेंस की घटना होती है तो इतनी सारी चीजें फॉलो होती हैं। आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें फ्रीक्वेंसी कर्व और पैरेलल RLC सर्किट को हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।